हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओडोगोनियम एल्गी का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओडोगोनियम एल्गी के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, इसके अकरेंस के बारे में, इसकी प्लांट बॉडी के बारे में, जो इसका थैलस स्ट्रक्चर होता है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद फाइनली हम कवर करेंगे ओडोगोनियम एल्गी के अंदर सेल डिवीजन या ग्रोथ के बारे में, राइट। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओडोगोनियम एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। ओडोगोनियम एल्गी में 3 मेथड से रिप्रोडक्शन होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बीएससी के एग्जाम पेपर में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्टली ओडोगोनियम की लाइफ साइकिल को पूछा जाता है, 7.5 नंबर या 10 नंबर में। यह डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको कितना लिखना है, कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं, कौन सा डायग्राम बनाना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक बीएससी के स्टूडेंट हैं या एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट हैं या फिर आप पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इन सभी सिलेबस के अंदर ही ओडोगोनियम एल्गी को मेंशन किया जाता है। अगर हम बात करें स्पेशली बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की, तो आपके बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपका आता है थ्योरेटिकल पेपर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, वहां पर ओडोगोनियम को आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है। इसके बाद एमएससी बॉटनी के सिलेबस के अंदर भी है, पीजीटी एग्जाम के अंदर भी है। पीजीटी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव बेसिस पर पूछे जाते हैं ओडोगोनियम एल्गी से रिलेटेड, वो हम इन दोनों पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं फंजाई से रिलेटेड, एल्गी से रिलेटेड या एल्गी के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग डालीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन। हम देखते हैं कि ओडोगोनियम एल्गी को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। इसे डिवीजन क्लोरोफाइटा के अंदर रखा गया है। डिवीजन क्लोरोफाइटा के अंदर रखने का कारण क्या है, या फिर आपने पढ़ा होगा डिवीजन क्लोरोफाइटा के जनरल फीचर्स को, तो आप समझ गए होंगे कि ओडोगोनियम एल्गी को क्लोरोफाइटा के अंदर रखा जा रहा है तो इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। जैसे कि क्लोरोफाइटा के अंदर ग्रीन एल्गी को रखा जाता है। कॉमनली उनका जो थैलस होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो इसे क्लास क्लोरोफाइसी के अंदर रखा गया है। क्लास क्लोरोफाइसी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो क्लोरोफिल स्पेशली पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी या बीटा कैरोटीन इसमें मेजोरिटी में पाया जाता है। इसके बाद यदि आप देखें क्लास क्लोरोफाइसी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एल्गीज हैं, उनके मेच्योर सेल्स के अंदर वैक्यूल्स जनरली प्रेजेंट रहता है और उनकी जो थैलस होती है वो सिंगल होती है या मल्टी सेलुलर भी होती है, यानी यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर काफी ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद इसे ऑर्डर ओडोगोनियल्स के अंदर रखा गया है। अगर आपने टेक्सोनोमी का रूल पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी ऑर्डर को मेंशन करते हैं तो लास्ट में यानी सफिक्स में एल्स जोड़ देते हैं, ठीक है, ओडोगोनियल्स। ठीक इसी प्रकार से जब आप किसी फैमिली को लिखते हैं तो सफिक्स में आप यानी लास्ट में आप लोग एसी लिख देते हैं, यानी ओडोगोनियसी, ठीक है, और जीनस है ओडोगोनियम। तो इस प्रकार से आप लोग सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन को आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अकरेंस की, यानी कि ओडोगोनियम एल्गी कहां पर पाया जाता है और इसकी पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ओडोगोनियम एल्गी जो होती है वो एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है, ठीक है, यानी कि समंदर वगैरह मैराइन वाटर में नहीं पाई जाती, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, जैसे कि पॉन्ड्स होता है, ठीक है, तालाब वगैरह में, झील वगैरह में, पूल्स वगैरह में, ऐसी जगह पर ये पाई जाती है। पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है और लगभग इसकी 400 स्पीसीज अभी तक पूरी दुनिया में रिपोर्ट की गई है, जिसमें से 200 स्पीसीज इंडिया में भी रिपोर्ट की गई है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अब ये 400 स्पीसीज फिक्स नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में 400 से ज्यादा स्पीसीज भी खोज ली जाए, लेकिन अभी तक के टाइम में लगभग 400 स्पीसीज इसकी ज्ञात हो चुकी है, जिसमें से 200 इंडिया में भी रिपोर्ट की गई है। दे आर वेरी कॉमन इन पूल्स। कहां पर ये जनरली पाए जाते हैं? पूल्स में, पॉन्ड्स में, तालाबों में। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, द फिलामेंटस प्लांट बॉडी में गेट अटैच विद द स्टोन्स, यानी कि किसी पत्थर से, वुड से, लीव से, या जो पत्तियां होती हैं बड़े बड़े प्लांट्स की, एक्वेटिक प्लांट्स की, उनकी लीव से अटैच रहती हैं। सम ब्रांचेस ऑफ डेड प्लांट रिमेन इन वाटर एटसेट्रा, बाय देयर बेसल सेल द होल्ड फास्ट। लेट मी रिपीट अगेन। दरअसल क्या होता है, ये जो ओडोगोनियम एल्गी है इसकी जो फिलामेंट रहती है, अभी हम इनकी स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी जो फिलामेंटस प्लांट बॉडी होती है ये पानी के अंदर या पूल्स के अंदर या तालाब के अंदर या झील के अंदर ये किसी स्टोन से, किसी पत्थर से अटैच रहती है अपने होल्ड फास्ट की मदद से,
ठीक है, जो बेसल सेल है उसी की मदद से ये अटैच रहती है। किसी लकड़ी से, किसी डूबी हुई लकड़ी से अटैच रहती है सबमर्ज कंडीशन में। ध्यान रखना, आधी डूबी, कई बार ऐसा होता है आधी डूबी हुई है और आधी नहीं। ठीक है, किसी एक्वेटिक प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, चाहे वो लीव हो, स्टेम हो, उनसे ये अटैच रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ डेड प्लांट होते हैं, सम ब्रांचेस ऑफ डेड प्लांट, कोई प्लांट है वो डेड हो चुका है, उसकी कुछ ब्रांचेस हैं, उनके साथ ये जो है वाटर के अंदर अटैच रहते हैं बाय देयर बेसल सेल। वो जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है होल्ड फास्ट या बेसल सेल, उसी की मदद से ये चिपकते हैं। सम स्पीसीज लाइक उडोगोनियम की कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो पानी के अंदर नहीं रहती है, ये टेरेस्ट्रियल होती है, यानी कि धरती पर रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उडोगोनियम टेरेस्ट्रिस, ये इसकी स्थलीय स्पीसीज रहती है। कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है इसके बारे में, या कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में भी इसके बारे में पूछा जाता है, और बहुत आसान भी है, टेरेस्ट्रियल से ही आप लोग याद कर सकते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालीजिए स्टूडेंट्स, प्लांट बॉडी ऑफ उडोगोनियम। ये जो उडोगोनियम एल्गी है इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, इसका थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद इसकी सेल को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें आपको लिखना है द थैलोइड प्लांट बॉडी इज ग्रीन, इसीलिए इसे क्लोरोफाइसी के अंदर रखा गया, क्योंकि इसकी जो कंप्लीट थैलोइड प्लांट बॉडी है वो ग्रीन कलर की होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है, यानी कि एक से ज्यादा सेल की मिलकर बनी होती है, फिलामेंटस होती है, तंतुमय होती है, जैसा कि आप लोग सिंपली देख सकते हैं। द फिलामेंट्स आर अनब्रांच, फिलामेंट्स के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं दिखाई देगी। जैसे आप पेड़ों में देखते हैं एक मेन एक्सिस होता है, उसके बाद कुछ ब्रांचेस निकल जाती हैं, लेटरल ब्रांचेस। आप देखेंगे उडोगोनियम एल्गी में किसी भी प्रकार की कोई ब्रांच, कोई लेटरल ब्रांच आपको नहीं दिखाई पड़ती। इसीलिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स द फिलामेंट आर अनब्रांच एंड सेल ऑफ ईच फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट की हर सेल जो होती है आर अटैच्ड एंड टू एंड एंड फॉर्म ए यूनिसेरिएट रो, ये एक एंड से दूसरे एंड से आपस में अटैच रहती है और एक यूनिसेरिएट, एक लीनियर अरेंजमेंट शो करती है। द फिलामेंट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ सेल। इसकी जो पूरी फिलामेंट आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पूरी जो एल्गी की फिलामेंटस प्लांट बॉडी है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, मेन स्ट्रक्चर्स। एक तो सबसे ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रही है वो है एपिकल सेल, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एपिकल सेल। उसके बाद सबसे नीचे की तरफ जो आपको दिखाई दे रही है सेल, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करती है, इसे हम बोलते हैं बेसल सेल, या इसी को हम होल्ड फास्ट भी बोलते हैं। तो 2 प्रकार की हो गई। अब इन दोनों एपिकल सेल और होल्ड फास्ट यानी बेसल सेल, इन दोनों के बिटवीन में जितनी भी सेल आती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटर कैलोरी सेल, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं मिडल सेल या इंटर कैलोरी सेल। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो नीचे की तरफ आपको बेसल सेल दिखाई दे रहा है, जिसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं उडोगोनियम एल्गी का, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को लिख लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आपसे पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जितने भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इन्हीं सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए, और जितने भी बीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आपने इन पॉइंट्स को याद कर लिया तो आप इस पूरी एल्गी के बारे में कम से कम 4-5 पेज आसानी से स्ट्रक्चर में ही लिख सकते हैं। तो बेसल सेल के नंबर 1 फीचर्स के बारे में लिखेंगे कि ये जो है लोअर मोस्ट सेल होती है। ये जो आपको उडोगोनियम एल्गी के थैलस में सबसे नीचे की तरफ होल्ड फास्ट दिखाई दे रहा है, जो बेसल सेल दिखाई दे रही है, यानी ये सबसे नीचे की तरफ रहती है, जिसे हम बोलते हैं लोअर मोस्ट सेल। ये जो है डिस्क शेप की होती है, मल्टी लोब्ड होती है, फिंगर शेप में, जैसे आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो उंगलियों की तरह ये जो है बिखरी रहती है, जो कि अटैचमेंट पे हेल्प करती है। यहां पर आपको दिखाई देगा लिखा हुआ है फ्लैटेंड डिस्क, ठीक है, फिंगर लाइक होती है। ये कलरलेस होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो है कलरलेस होती है। अब चूंकि आपको पता है कि अगर इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक होगी, प्रकाश संश्लेषण में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो ये फूड का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएगी। तो इसका मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मेन काम होता है हेल्प इन फिक्सेशन। ये जो है इस पूरी प्लांट बॉडी को अटैचमेंट में किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करने या उसको फिक्स करने के लिए हेल्प करता है, राइट। क्लोरोफिल लेस रहता है। तो ये हमने देखा बेसल सेल के फीचर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं जो सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं एपिकल सेल, जो आपको डोम की तरह दिखाई पड़ रही है, डोम शेप में। उसके बारे में लिखेंगे। एक तो नंबर फर्स्ट स्पेशल फीचर है कि ये टॉप मोस्ट सेल है, यानी सबसे ऊपर की तरफ पाई जा रही है। दूसरा, ये भी ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर की है इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है यानी कि ये भी फोटोसिंथेटिक करती है, और फोटोसिंथेसिस करती है इसका मतलब ये भी फूड बनाएगी, रिजर्व फूड मटेरियल बनाएगी, ठीक है। इसके बाद राउंडेड एट द अपेक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो एपिकल सेल जो होती है वो अपेक्स पर राउंडेड होती है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, तो लिखेंगे कंटेनिंग क्लोरोफिल।
अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मिडिल सेल की, जिसे हम इंटर कैलोरी सेल्स भी बोल रहे हैं। ये इन दोनों के बिटवीन में लाई करती है। एपिकल सेल एंड होल्ड फास्ट के बीच में जितनी भी सेल है वो सभी के सभी सेल मिडिल सेल या इंटर कैलोरी सेल्स कहलाती हैं। इसके बारे में आपको लिखना है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। ऑल द सेल बिटवीन बेसल और एपिकल सेल, यानी जितनी भी सेल बेसल सेल और एपिकल सेल के बिटवीन में आ रही हैं वो सभी के सभी मिडिल सेल कहलाती हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है, ध्यान से देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप में है। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट में लिखेंगे स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ सम सेल्स। अगर आप लोग डायग्राम में ध्यान से देखें, अपर एंड पर ध्यान से देखेंगे तो कुछ सेल के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा जब मैं डिस्कस करूंगा सेल ग्रोथ के बारे में तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये कैप आई कहां से। तो इसमें आप देखेंगे कैप लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। तो इसके बारे में लिखना है टुवर्ड्स द अपर एंड कुछ कैप प्रेजेंट रहती है और जिन सेल के ऊपर कैप प्रेजेंट रहती है उसे हम बोलते हैं कैप सेल। राइट, लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इज नोन एज कैप सेल। अब ये जो कैप सेल होती है, कैप सेल के ऊपर मौजूद जो कैप प्रेजेंट होते हैं, जो नंबर ऑफ कैप होते हैं, वो किस बात को इंडिकेट करते हैं। पीजीटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के अगर आप लोग क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखेंगे तो इस पॉइंट से रिलेटेड कई तरह के एमसीक्यूज बनाए गए हैं। नंबर ऑफ कैप सेल ऑन ए सेल, अगर आप ओडोगोनियम एल्गी के अंदर जो मिडिल सेल जो इंटर कैलोरी सेल है उनके ऊपर जो कैप पाया जा रहा है, वो जो नंबर ऑफ कैप है वो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ सेल डिवीजन इन दैट सेल, यानी उस सेल में कितनी सारी सेल डिवीजन हुई है उसके बारे में भी ये बता रहा है। ठीक है, वो इक्वल होता है, नंबर ऑफ कैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल डिवीजन इन दैट सेल। जैसे आप ध्यान से देखेंगे अगर किसी सेल में 2 आपको कैप दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब उसमें उसी सेल में 2 बार सेल डिवीजन हुआ है। इसके बाद यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे इस सेल को, जो कि मैंने इंडिविजुअली यहां पर बनाया हुआ है, इस सेल में आपको 3 कैप दिखाई पड़ रही है। 3 कैप का पाया जाना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस सेल के अंदर 3 बार सेल डिवीजन हुआ है। राइट, तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया ओडोगोनियम एल्गी के थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। हमने देखा कि ओडोगोनियम एल्गी की जो फिलामेंटस प्लांट बॉडी होती है उसे हम 3 प्रकार से डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं, या सिंपली 3 भागों में से डिवाइड किया गया है, बेसल सेल, एपिकल सेल एंड मिडल सेल। अब स्टूडेंट्स थोड़ा और भी डीपली जाते हैं, थोड़ा और भी डिटेल में स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे और देखेंगे कि इसकी जो मिडल में पाए जाने वाली इंटर कैलोरी सेल है उसके क्या स्पेशल फीचर्स हैं। देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। तो एक तो हम ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, एक सेल को निकाल लेते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बाहर की तरफ 3 लेयर हमें दिखाई पड़ रही हैं। 3 लेयर, 3 में से एक लेयर जो है वो काइटिन की बनी हुई है जो सबसे बाहर की तरफ है। ध्यान रखना इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन ध्यान रखना है वो 3 लेयर में बटा हुआ है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ एक मजबूत काइटिन की बनी हुई लेयर प्रेजेंट है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं जो अंदर की तरफ वो है पैक्टिन की बनी हुई लेयर हमें नजर आती है, और सबसे अंदर की तरफ देखते हैं जो इनर मोस्ट लेयर है जो सेल वॉल की, वो सेलुलोज की मिलकर बनी है। तो हमने यहां पर देखा कि ओडोगोनियम एल्गी के सेल वॉल को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो 3 लेयर में डिवाइड है, काइटिन, पैक्टिन एंड सेलुलोसिक, जिसमें काइटिन बाहर की तरफ, पैक्टिन बीच में और सेलुलोसिक इनर मोस्ट लेयर होता है। उसके बाद उसके अंदर भी स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है जो कि पूरे के पूरे प्रोटोप्लाज्म को एनक्लोज करता है, घेरे रखता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए भी बता देते हैं कि लगभग सभी की सभी ओडोगोनियम एल्गी की स्पीसीज में बाहर काइटिन का आवरण या लेयर नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कुछ में एब्सेंट होता है, कुछ में प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो यहां पर एक चीज कॉमन है कि पैक्टिन और सेलुलोस ये दोनों लेयर तो जरूर प्रेजेंट होगी, लेकिन जो बाहर हम बात कर रहे हैं काइटिन के लेयर की, वो प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि हम बात करें स्टूडेंट साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओडोगोनियम एल्गी की जो सेल होती है वो यूनिन्यूक्लिएट होती है, क्योंकि उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बाकी जो है उसमें रेटिकुलेट टाइप का एक लार्ज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ये रेटिकुलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है ये नेट लाइक एक जाल की तरह फैला हुआ है, एक एंड से दूसरे एंड तक। इस टाइप का क्लोरोप्लास्ट अगर आपको दिखाई दे तो आप कहेंगे ये रेटिकुलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद बीच बीच में आप देखेंगे जहां पर ये क्लोरोप्लास्ट आपस में इंटरलिंक है, उस जगह पर आपको डॉट डॉट में दिखाई दे रहा होगा जिसे मैंने शो किया है, वो पायरेनोइड्स होते हैं।
तो इनके अंदर पायरोनोइड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। सेल कंटेन मेनी स्मॉल और लार्ज वैक्यूल। अगर आप सेल को ध्यान से देखेंगे तो उसमें काफी सारे छोटे बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। हमने देखा ये यूनिन्यूक्लिएट होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहता है, राइट। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स ओडोगोनियम एल्गी के सेल स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। प्लांट बॉडी को भी आपने देखा, अक्रेंस को भी देख लिया, सिस्टमेटिक पोजीशन को भी देख लिया। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इसके सेल ग्रोथ के बारे में, यानी इसमें सेल डिवीजन कैसे होता है उसे हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हेडिंग डाल लीजिए सेल डिवीजन। अब हम डिस्कस करेंगे ओडोगोनियम एल्गी में सेल डिवीजन कैसे होता है, कैसे ओडोगोनियम का ये जो कंप्लीट फिलामेंट है कैसे इसका साइज इंक्रीज करता है, कैसे इसमें ग्रोथ होती है। देखिए सिंपली हमने आपको बताया था कि ओडोगोनियम एल्गी में 3 प्रकार की सेल्स हमें देखने को मिली इसकी थैलस में। एक तो एपिकल सेल जो कि सबसे ऊपर होती है टॉप पर, एक होती है बेसल सेल्स, बाकी बीच में जो मिडल सेल्स होती है इन्हें हम इंटर कैलोरी सेल्स बोलते हैं। तो एक बात आप लोग नोटिस कर लीजिए कि इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो बीच से होता है, यानी इंटर कैलोरी सेल के अंदर ही सेल डिवीजन होता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि सभी प्रकार की जो इंटर कैलोरी सेल्स है उसमें भी सेल डिवीजन नहीं होता है। कुछ सर्टेन इंटर कैलोरी सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड करती हैं, और इन्हीं इंटर कैलोरी सेल्स के डिवीजन की वजह से ये जो पूरा का पूरा ओडोगोनियम फिलामेंट है ये ग्रोथ करता है। तो इस प्रकार की ग्रोथ को आप कहेंगे इंटर कैलोरी ग्रोथ, राइट। अब स्टूडेंट्स में डायग्राम की मदद से ओडोगोनियम एल्गी के अंदर जो इंटर कैलोरी सेल हैं वो कैसे डिवाइड करती हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसमें आप लोग ध्यान से समझेंगे पहले, उसके बाद आप लोग नोट्स बना सकते हैं, उसके बाद इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है सेल, ये इंटर कैलोरी सेल है। इसमें आप देखेंगे न्यूक्लियस की पोजीशन जो कि थोड़ा पेरीफेरी पर है, किनारे पर है। जैसे ये सेल डिवाइड होने वाली होती है, ये जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में आ जाता है, पेरीफेरी से सेंटर में आ जाता है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे सेल जो है वो लंबाई में बढ़ता है। थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि अगर ये सेल यही के यही डिवाइड हो जाए तो सेल का साइज बहुत छोटा रह जाएगा, जबकि जरूरी है कि सेल का साइज उतना ही रहे जितना कि पहले था। तो ऐसे में ये जो सेल है ये लंबाई में बढ़ती है, खिंचाव होता है इसके अंदर, और खिंचाव होने की वजह से यहां पर जो सेल वॉल है, हमने आपको बताया था कि ओडोगोनियम के अंदर 3 प्रकार की सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। तो वो सेल वॉल जब खिंचती है तो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद ऊपर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। अब ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसमें भी खिंचाव होता है, क्योंकि सेल धीरे धीरे इलोंगेट होती है, ग्रोथ करने की कोशिश करती है। जैसे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर खिंचती है ऊपर की तरफ से, तो इसकी वजह से जो मदर वॉल होती है वो भी टूट जाती है। टूटने के बाद ये ऊपर की तरफ यहां पर एक्यूमुलेट हो जाती है और एक नए कैप का फॉर्मेशन करती है। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे यहां पर ओडोगोनियम एल्गी के अंदर एक नए कैप का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस बीच आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से माइटोटिक डिवीजन होने के बाद एक जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन की वजह से अब ये 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरी तरफ यहां पर एक नए कैप का भी फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये भी खिंचती है, और खिंचने के बाद जो मदर वॉल है वो ब्रेक हो जाती है, वो टूट जाती है। टूटने के बाद आप ध्यान से देखेंगे कॉनकेव स्ट्रक्चर बन चुकी है, और ऊपर वाले जो यहां पर वॉल है वो जाकर के एक्यूमुलेट होकर के एक नए कैप का फॉर्मेशन करती है। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि यदि आपको ओडोगोनियम एल्गी के अंदर ये पता करना है कि कोई जो इंटर कैलोरी सेल है वो कितनी बार डिवीजन उसके अंदर हुआ है, तो आप लोग उसमें नंबर ऑफ कैप को काउंट कर लीजिए। उसी के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर सेल है वो कितनी बार डिवाइड हुई है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो फ्लोटिंग माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये धीरे धीरे सेंटर में आ जाता है, और सेंटर में आने के बाद स्टूडेंट्स ये फिक्स हो जाता है, मैच्योर वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, और फाइनली क्या होता है कि एक सेल से 2 सेल्स बन जाती है, ठीक है। तो ओडोगोनियम एल्गी में हमने यहां पर डायग्राम की मदद से समझा कि कैसे एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको थ्योरी नोट डाउन करना है तो फटाफट नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सेल डिवीजन हेडिंग डाल करके, ग्रोथ ऑफ द फिलामेंट टेक प्लेस थ्रू सेल डिवीजन। ये जो पूरे ओडोगोनियम एल्गी का फिलामेंट है, अगर इसमें ग्रोथ होना है तो डेफिनेटली सेल डिवीजन होना पड़ेगा, राइट। सेल डिवाइड करेगी तभी तो ग्रोथ होगा। ऑल सेल एक्सेप्ट एपिकल एंड बेसल वन, यानी कि बेसल को छोड़ करके और एपिकल सेल को छोड़ करके जो सभी के सभी सेल्स होती हैं उसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है
लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि सभी इंटरकैलरी सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है। अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि सेल डिवीजन के स्टेप्स क्या है, कैसे सेल जो है वो डिवाइड करती है। तो सबसे पहले इनिशियली क्या होता है, इनिशियली द न्यूक्लियस बिकम्स शिफ्टेड फ्रॉम पेरिफेरल पोजीशन टुवर्ड्स द सेंटर, यानी पेरिफेरल पोजीशन से सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में शिफ्ट हो जाता है। देन उसके बाद रिंग लाइक थिकनिंग डेवलप टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द सेल वॉल विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन थिकनेस। हम देखते हैं कि अपर सेल वॉल में ध्यान से देखेंगे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो कि ग्रेजुअली उसकी थिकनेस जो है यानी मोटाई जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, उसके बाद नंबर थर्ड स्टेप में क्या होता है, द न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म टू न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है जिसकी वजह से दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 4 स्टेप में क्या होता है, एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन यानी हम टीलोफेज की बात कर रहे हैं, ए रो माइक्रोट्यूब्यूल डेवलप्ड। यहां पर एक रो माइक्रोट्यूब्यूल डेवलप हो जाता है और एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है एज ए लेयर बिटवीन द डॉटर न्यूक्लियाई, यानी इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में हमें एक रो माइक्रोट्यूब्यूल एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, दिस लेयर रिमेन इन फ्लोटिंग। ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है माइक्रोट्यूब्यूल की, ये फ्लोटिंग कंडीशन में होती है और फिर बाद में विच विल डेवलप फ्यूचर सेप्टम, बाद में वो जो है मेच्योर करके एक सेप्टम का फॉर्मेशन करता है और उसी सेप्टम के फॉर्मेशन के बाद एक जो पूरा सेल है वो डिवाइड हो जाता है दो सेल में, राइट। नंबर 5 स्टेप नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, द रिंग लाइक थिकनिंग ग्रेजुअली इलोंगेट्स। ये जो आपको रिंग लाइक थिकनिंग दिखाई पड़ रही है ये जो है ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे ये इलोंगेट होती है, लंबाई में बढ़ती है एंड स्प्लिट द मदर वॉल टुवर्ड्स द एपिकल रीजन, यानी एपिकल रीजन में जो है ये ब्रेक होती है, स्प्लिट हो जाती है जिसकी वजह से एक नए कैप का फॉर्मेशन होता है। द रिंग एक्सपेंड मच मोर, ये जो रिंग है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड करती है एंड फॉर्म एक कॉनकेव सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक कॉनकेव सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। द रिंग मटेरियल अल्टीमेटली फॉर्म्स, ये जो रिंग मटेरियल है अल्टीमेटली फॉर्म करता है क्यूटिकल ऑफ द अपर डॉटर सेल्स, राइट। इसके बाद फाइनली नंबर 6 स्टेप में नोट डाउन करेंगे, द फ्लोटिंग सेप्टम। ये जो बीच में आपको फ्लोटिंग सेप्टम दिखाई दे रहा है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का रो माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, बेसिकली ये क्या करता है, ये जो है धीरे धीरे टॉप पर आता है, बीच में आता है, सेंटर में आकर के ये फिक्स हो जाता है। लेट मी रिपीट अगेन, द फ्लोटिंग सेप्टल ग्रेजुअली गोस अप एट द टॉप। ये जो है धीरे धीरे टॉप पर जाता है और वहीं पर जाकर के फिक्स हो जाता है। लेटर ऑन यानी कि बाद में इट डेवलप इनटू मैच्योर क्रॉस वॉल, ये जो है मैच्योर क्रॉस वॉल में डेवलप हो जाता है। दस 2 सेल्स आर फॉर्म, जिसकी वजह से एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो ओडोगोनियम का फिलामेंट है ये लंबाई में इंक्रीज कर जाता है, राइट। इस तरीके से ओडोगोनियम के फिलामेंट में ग्रोथ होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ओडोगोनियम के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।